हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड के बारे में डील कर रहे थे। हमने इससे बात की थी कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर देखा था वो हमने देखा था नेचर ऑफ सोल्यूट, और वहाँ पे एक यूनिवर्सल कंसेप्ट ये आया था कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी अगर गैस आपकी पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में आराम से डिजोल्व हो जाएगी। अगर मान लो आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, दैट मीन्स वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होने वाला है। दूसरा जो फैक्टर देखा था वो हमने ऐसे देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये जो गैसेज सॉल्वेंट में या तो सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं या आयनाइज्ड हो जाती हैं, वो मोर सोल्यूबल होती है। तीसरा फैक्टर देखा था हमने टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बारे में बात ऐसे की थी कि गैस को जब भी लिक्विड में डिजोल्व किया जाएगा हमेशा जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज। और फोर्थ जो फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपको गैस की सोल्युबिलिटी का लिक्विड में जब भी हम डिजोल्व करेंगे तो अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना हो तो हम एक रूल काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं हेनरी का रूल या हेनरीज लॉ। यानी प्रेशर का इफेक्ट हेनरी के लॉ के द्वारा देखा जाएगा। हेनरी का लॉ क्या होता है? पहली बात, जो हेनरी का लॉ होता है वो एक क्वांटिटेटिव लॉ होता है, यानी कहीं ना कहीं ये गैस की क्वांटिटी के बारे में बताने जाएगा। तो पहली बात यही हम लिखने जाएंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। जो हेनरी का लॉ होता है वो क्या होता है, हम अब हेनरी के लॉ को डील करेंगे। हमने ऐसे बात की है कि यह एक जो हेनरी का लॉ होता है इट इज ए क्वांटिटेटिव लॉ, यानी कहीं ना कहीं गैस की क्वांटिटी के बारे में बताने जाएगा। तो पहली बात यही लिखेंगे हम, इट इज ए क्वांटिटेटिव लॉ। कहीं ना कहीं ये गैस की क्वांटिटी के बारे में ही बताने जाएगा। अब हेनरी का लॉ क्या होता है, मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है, दैट मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। मान लो ये पानी है, ये सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में हम किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। हमने भी बात की है कि ये क्वांटिटेटिव लॉ होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं गैस की क्वांटिटी के बारे में बताने जाएगा। इसका मतलब इस सॉल्वेंट में कितनी गैस की अमाउंट डिसॉल्व हो रही है या इस सॉल्वेंट में कितनी गैस की अमाउंट डिसॉल्व होगी उसके बारे में हेनरी लॉ बताएगा। यानी कहीं ना कहीं ये कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होने वाली है इस स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। हमने जो सॉल्वेंट है उसकी जो अमाउंट है या क्वांटिटी है उसको हमने फिक्स कर दिया है, यानी हमने इसकी अमाउंट को फिक्स कर दिया, उसके बाद में हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होने वाली है इसके बारे में बताने जा रहा है हेनरी का लॉ। अगर इस गैस को हमें पूछे कितने प्रेशर के साथ ये गैस है वो इस सॉल्वेंट में भेजी जा रही है, दैट मींस हमने इस गैस को, जैसे अगर मान लो आपको गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना हो या गैस का प्रेशर क्या है ये पता लगाना हो, तो हम क्या करेंगे, इस गैस को जिस प्रेशर के साथ इस सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं वही तो प्रेशर ऑफ गैस है। यानी जिस प्रेशर के साथ अप्लाइड प्रेशर, मतलब इस गैस पे हमने जो प्रेशर अप्लाई कर रखा है उसी प्रेशर के साथ तो गैस इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है। तो जो अगर गैस के प्रेशर की बात करें तो वो आपके अप्लाइड प्रेशर के इक्वल हो गया। इसका मतलब कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होने वाली है ये प्रोपोर्शनल होगी
गैस का प्रेशर क्या है, और गैस का प्रेशर क्या है, जो प्रेशर हमने अप्लाइड कर रखा है वही तो गैस का प्रेशर है। हम इस गैस को इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस गैस का प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर हमने अप्लाइड कर रखा है वही तो गैस का प्रेशर है। इसका मतलब इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगी ये प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस के, यही होता है हेनरी का लॉ। हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ गैस, यानी जो अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व होने वाली है वो कहीं ना कहीं प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है। प्रेशर ऑफ गैस क्या है, जो प्रेशर हमने गैस पे अप्लाई कर रखा है वही गैस का प्रेशर है। तो हेनरी का लॉ क्या है, the amount of gas dissolved in a specific amount of solvent is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। जो हेनरी का लॉ है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, यानी जो गैस की कितनी अमाउंट है जो इसमें डिसॉल्व हो रही है इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी इस सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसके पार्शियल प्रेशर के अबव लिक्विड सरफेस। इस लिक्विड सरफेस पे इस गैस का प्रेशर कितना, ये जो गैस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और जो गैस का प्रेशर है वो क्या है, जो प्रेशर हमने अप्लाइड कर रखा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ऐसे लिक्विड है ना, यही लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a specific amount of solvent is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface at constant temperature। हेनरी का जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी के बारे में, तो सोल्यूबिलिटी क्या थी, यानी किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना जो सोल्यूट की अमाउंट है वो डिसॉल्व हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वही तो सोल्यूबिलिटी कहला रही थी। सोल्यूबिलिटी को हमने क्या बोला था, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे जो अमाउंट ऑफ गैस, गैस का मतलब कौन है, सोल्यूट, डिसॉल्व हो रही है इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमने जो सॉल्वेंट की अमाउंट है उसको स्पेसिफिक बना रखा है, यानी फिक्स कर रखा है। ये क्या हो गया, ये सोल्यूबिलिटी तो है। सोल्यूबिलिटी क्या थी, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट में कितना सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहा था, उसी को हमने सोल्यूबिलिटी बोला था। इसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस ये सोल्यूट हो गया इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो सोल्यूबिलिटी हो गया ना। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को मैं और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं मैं
स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी तो हो गई। मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। हमने कुछ भी नहीं किया है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये सोल्यूबिलिटी तो है, तो हमने ऐसे ही बोला है द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। ये हमने हेनरी के लॉ के बारे में डिस्कस किया। अब इसमें थोड़ी सी हम दो कंडीशन देखते हैं। हेनरी का लॉ क्या है, यानी गैस की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट में कितना सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होने वाला है। अमाउंट ऑफ गैस है उसको मैं कई मेथड से ले सकता हूं, जैसे अगर मान लो कंडीशन फर्स्ट, इफ amount of gas is taken in terms of mole fraction। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी किसी भी अगर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर मान लो कितनी गैस है वो डिसॉल्व हो रही है, उसको मैं मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मैं कैसे बोलूंगा, यानी जैसे मान लो ये कोई कंटेनर था जिसमें हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को ले रखा था, तो हमने कितने मोल ऑफ गैसेज यहां पे डिसॉल्व करने के लिए भेजे हैं, उनमें से कितने नंबर ऑफ मोल गैस के डिसॉल्व हो गए, तो जितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हो गए अपॉन जितने हमने भेजे थे या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, तो हम जो अमाउंट ऑफ गैस है उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो पहला केस यही है, इफ अमाउंट ऑफ गैस इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो वही है अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, दैट मींस x proportional p, x means mole fraction of that gas and p means pressure of that gas। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, k डैश इनटू p, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हेनरी ने क्या किया कि जो कांस्टेंट है इसको एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, 1/kh से, और ये जो kh होता है ना इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। x इक्वल 1/kh इंटू p, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं p बराबर kh इंटू x। x क्या है,
गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है, कितने मोल है वो डिसॉल्व हो गए। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। कैसे भी अभी हमने गैस की अमाउंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया था, अब हम अमाउंट ऑफ गैस है उसको मास के टर्म में लेने जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं कैसे, इफ अमाउंट ऑफ गैस is taken in terms of mass, that means हमने कितनी जो गैस है वो डिसॉल्व करने के लिए भेजी थी, उसमें से कितनी गैस वो डिसॉल्व हो गई। यानी कहीं ना कहीं हम अमाउंट है ऑफ गैस है उसको हम किस में एक्सप्लेन कर रहे हैं या किस में डील कर रहे हैं, मास के टर्म्स में। तो वो ये अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, दैट मींस m प्रोपोर्शनल p। वही साइन डाउन का कांस्टेंट आएगा m बराबर kh into p। जो कांस्टेंट होता है उसको बोला हेनरी कांस्टेंट। अपने पास सभी एक फॉर्मूला ऐसे है, P इज इक्वल टू KH into x। KH क्या था, हेनरी कांस्टेंट था, x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। KH इक्वल क्या हो गया, P अपॉन x। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ऐसे बोल सकता हूं मैं सोल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस, ये क्या है, सोल्युबिलिटी। इसका मीन क्या हुआ, अगर मान लो आपका जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी मतलब इसकी जो वैल्यू है अगर मान लो ग्रेटर हुई तो कहीं ना कहीं सोल्युबिलिटी वो डिक्रीज होने वाली है। यानी KH अगर ज्यादा हुआ तो सोल्युबिलिटी कहीं ना कहीं कम होने वाली है। इसका मतलब जिन गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है उनकी सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट में हमेशा कम होती है। यानी जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की सोल्युबिलिटी इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट कम होने वाली है। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां से P इक्वल टू क्या आ गया, KH into x। P इक्वल टू KH into x। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी अगर मैं बात करूं गैस इक्वेशन, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल्स क्या होता है mx। जो c है इंटरसेप्ट है वो तो 0 है, c की वैल्यू क्या है, 0 है। m क्या है, m स्लोप हो गया ना, यानी p प्रोपोर्शनल क्या हो गया, x। इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। P और अक्ष में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो क्या आने वाला है, स्ट्रेट लाइन दैट विल बी पास थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट। P क्या है, प्रेशर, और अक्ष क्या है, मोल फ्रैक्शन। और जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कहीं ना कहीं हेनरी कांस्टेंट के बारे में बताएगा ना। यानी जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप मींस tan थीटा, वो कहीं ना कहीं किसको बताएगा, हेनरी कांस्टेंट को। ये हेनरी की लॉ की दो कंडीशन कंप्लीट होगी, थोड़ी सी हम लिमिटेशन देखेंगे हेनरी की लॉ की।
लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हमने ऐसी बात की थी, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस को हम जब किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व होने वाली है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। अब लिमिटेशंस क्या होती है, पहली लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, प्रेशर इज नॉट फ्लो हाई एंड temperature is not too low। हम किसी गैस को सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं पास आने वाले हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल अगर पास आएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होने वाली है, लिक्विड में। सेम का प्रेशर इज नॉट टू लो। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ही लो हो गया, दैट मींस वही मॉलिक्यूल है गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होने वाली है, और वो किसकी तरह ट्रीट करने वाली है, कहीं ना कहीं लिक्विड की तरह ट्रीट करने वाली है। तो पहला जो लिमिटेशन है वो यही है कि प्रेशर है वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ही है, गैस डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी अगर किसी गैस को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस गैस का एसोसिएशन का मीन क्या होता है, जुड़ना। यानी कहीं कभी कभी होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके मतलब सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एसोसिएशन का मीन क्या होता है, जुड़ना। डिसोसिएशन का मीन क्या होता है, टूटना। कभी कभी क्या होता है, किसी गैस के मॉलिक्यूल को अगर आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया, जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वहां पर भी हेनरी का लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों? लेकिन अगर मान लो गैस के मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो गया, दैट मींस मान लो जिस प्रेशर के साथ आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, जो आपने कोई भी प्रेशर है, जैसे मान लो ये कोई सॉल्वेंट है, इसमें किसी गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, कोई भी प्रेशर आपने अप्लाइड कर रखा है, तो इसी के प्रोपोर्शनल होने वाली है ना अमाउंट ऑफ गैस, यानी कितनी गैस की अमाउंट वो डिसॉल्व होगी वो इसी पे तो डिपेंड करेगा। अगर मान लो मॉलिक्यूल है उनका एसोसिएशन हो गया, दैट मींस दो से ज्यादा मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ गए, अगर जुड़ गए तो जाहिर सी बात है उनका वेट है वो इंक्रीज हो गया, वेट बढ़ गया। अगर वेट बढ़ गया तो अगर आप प्रेशर को हटाओगे तो वो गैस उस रेशियो में बाहर नहीं आने वाली। सेम का नहीं डिसोसिएशन का मीन क्या हुआ, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है वो दो भागों में ब्रेक हो गया, इसका मतलब अगर आप प्रेशर हटाओगे तो इसका वेट कहीं ना कहीं कम हुआ ना, तो आपने जिस रेशियो में आप प्रेशर हटाओगे ना उससे ज्यादा कहीं ना कहीं गैस बाहर जाने वाली है। तो दूसरी कंडीशन यही है, गैस डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी गैस का ना तो एसोसिएशन संगुणन होना चाहिए और ना वियोजन होना चाहिए, नॉट डिसोसिएशन और नॉट एसोसिएशन। तीसरी जो कंडीशन लिमिटेशन है वो यही है, गैस डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंज विद सॉल्वेंट। हम जब फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग वाला कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट कर रहे थे, तो हमने बात की थी जो गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेती है उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कंडीशन है, गैस डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंज विद सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट के साथ कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए।
ना तो कंपाउंड का फॉर्म करना चाहिए, ना आयनाइज्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहां पे हेनरी का लॉ फॉलो नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस है 3 हेनरी के लॉ की। जो हेनरी का लॉ था वो भी कंप्लीट हो गया और जो सोल्यूबिलिटी है वो भी कंप्लीट हो गई। बाकी जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में मिलेगा।